नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आज मेरे साथ हैं भारती गौड़, जिनकी दूसरी किताब क्या था दरमियाँ, एक कहानी संग्रह है 7 कहानियों की। वो अब मार्केट में आ चुकी है। आप लोग प्री बुक भी कर रहे होंगे और उस पे अब चर्चा भी धीरे धीरे जनरेट हो रही है। लोग उसको पहली प्रतियां जो है लोगों के पास पहुंच भी रही हैं। उस पर तो हम बात करेंगे ही, और सामान्य साहित्य पे, साहित्य के विषयों पे, और ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और उनका मनोवैज्ञानिक होना इन किताबों में, इन कहानियों में आपको दिखेगा कि वहाँ पे जिस तरह से कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं, कैरेक्टर्स की अपने जो उसके अंतर द्वंद्व होते हैं और वो जिन परिस्थितियों में फंसते हैं, उनका विचार क्या होता है, उनकी बातचीत कैसी होती है। तो इन सारे मुद्दों पे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कई बातें होती हैं कि हम किसी शख्सियत से बात करते हैं जो फेसबुक पे जैसे लिखते हैं, तो हम सिर्फ उनका एक पक्ष जान पाते हैं कि हाँ ये लेखिका हैं, ये लेखक हैं। वो लेखक बनने तक की जो यात्रा होती है, लेखिका बनने तक की जो यात्रा होती है, वहाँ तक क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या सीख लेते हैं हम अपने जीवन से, अपने शिक्षकों से, तो उन सब मुद्दों पे बात करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जो मुझे नहीं लगता है कि आपने पहले कभी डिस्कस किया है इस पर, कि अगर मैं एकदम शुरुआत से चलूँ तो आपका बचपन कैसा बीता है? बचपन कैसा रहा है आपका? बचपन मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर राजस्थान से, और एक मध्यम वर्गीय परिवार से भी कम परिवार से, हाँ, उससे मैं आती हूँ। और जिस तरह से सबके बचपन के कुछ क्राइसिस होते हैं वो सब मेरे भी हैं, तो उनको मैं कोई ग्लोरीफाई करके नहीं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि नॉर्मल नहीं था मेरा चाइल्डहुड, और स्ट्रगल बहुत थे उसमें, बट इट्स ओके, वो सबकी लाइफ में होते हैं। और धीरे धीरे हम भी उससे ओवरकम करते गए और आगे आते गए, और मतलब फेस किया उसको, भागने का कभी सोचा नहीं। चाइल्डहुड जैसा भी रहा उससे। तो नहीं, स्ट्रगल की जैसे बातें होती हैं तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ बिंदु जो है लोग बात नहीं करना चाहते। एक तो आर्थिक होता है, जैसे मेरा बचपन जो है बहुत ही आप कह सकते हैं कि गरीबी में भी, अंग्रेज़ी में एक शब्द आता है डेस्टिट्यूशन, उस तरह का, वो पॉवर्टी से भी नीचे का शायद होता है, तो उस तरह से बीता है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। कई बार होती है कि सामाजिक परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, जैसे पितृसत्ता पे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, वो इतना छिछला चर्चा होता है कि उसमें जो वास्तविक मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, तो उस तरह की भी बातें होती हैं। खैर, बचपन का एक हिस्सा स्कूलिंग होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कई बार होता है कि हमारे घर के स्ट्रगल्स जो हैं वो स्कूलों में थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, अगर हम पढ़ने में हमारा मन हट जाता है। तो आपका विद्यालय कैसा था? वहाँ कैसे शिक्षक आपको मिले, और क्या बचपन से साहित्य को लेकर रुचि थी? मतलब पढ़ने में होता है, लिखने में होता है, तीसरी चौथी से लोग कहानियाँ, कविताएं लिखने लगते हैं। तो आपका स्कूलिंग आपकी कैसी रही थी? तो स्कूलिंग मैं हमेशा सरकारी विद्यालय में पढ़ी हूँ, शुरू से, कॉलेज भी, स्कूल भी। और स्कूल का वातावरण को पता ही है सरकारी स्कूलों का कैसा रहता है, वैसा ही था। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा सीखने, अपने आप को एक्सप्लोर करने जैसा न तो बैकग्राउंड था और ना वैसा कोई मोटिवेशन था। आपने पूछा कि शिक्षक उस तरह के, तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह के शिक्षक मुझे तो नहीं मिले जिन्होंने मोटिवेट किया हो या अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया हो। तो मुझे याद है कि मैं खुद से ही स्कूल में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जो सरकारी स्कूल में भी इलेक्शन होते हैं, उनमें खड़े होते थे, जीतते भी थे, और अपने हिसाब से अपने आप को आगे आगे करने का सोचते थे। और सेल्फ मोटिवेशन जो है वो मुझे शुरू से पसंद है, कि अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन या मोटिव्स नहीं मिल रहे हैं तो इंटरनली आप मोटिवेटेड हो जाएं और आगे बढ़ें। तो मैं स्कूल टाइम से ही लिखती थी। मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे बैग में सिलेबस के साथ साथ इस तरह का लिटरेचर और ये सब भी आपको हमेशा, अगर आप होते तो देखने को मिलता। और स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता तो मैं उसमें लिटरेचर का जो पार्ट होता है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। कोई शिक्षक या कोई याद हो जो बचपन में, जैसे कि नॉर्मली देखिए सरकारी स्कूलों में शिक्षक, मतलब मैं बिहार से आता हूँ, एक तो स्कूल में शिक्षक आते ही नहीं थे, होते भी थे तो बस
टाइम पास टाइप के, क्योंकि आप उसका भी दूसरा एंगल है कि उनको आप सैलरी ही नहीं दे रहे हो तो उनका मोटिवेशन होता नहीं, उस तरह से नहीं होता है। फिर भी कोई एक शिक्षक ऐसा रह जाता है जो आपको उस भीड़ में से पहचानता है या पहचानते हैं शिक्षिका हैं अगर, तो क्या आपके जीवन में उस तरह कोई शिक्षक आए स्कूली जीवन में? कॉलेज पे हम बाद में बात करेंगे, स्कूल में कोई थे ऐसे? दुर्भाग्यवश स्कूल में तो कोई नहीं मिला। कॉलेज में मिला, जिस पे आपने कहा बाद में बात करेंगे। स्कूल में कोई नहीं मिला। अच्छा, तो स्कूल में मतलब इसमें दोनों बातें हैं। स्कूल में क्या होता है ना कि मोटिवेट करें ना करें आपको, जैसे मेरा एक मित्र था, आर्ट बनाता था, आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, उसने CBSE में शायद नेशनल्स में नंबर 1 उसको गोल्ड मेडल भी मिला था। और आर्टिस्ट ऐसा नहीं स्टिल लाइफ पेंटिंग कर रहा है देख के करने वाला, वो जो पूरा थॉट प्रोसेस डालना, जैसे मुझे याद है उसकी जिस पेंटिंग को गोल्ड मेडल मिला था कि बलि जहाँ दी जाती है ना, तो उसमें उसने फूल उगाए हुए थे और वो अबेंडन था वो जगह, उस तरह की चीज़ थी। और वो उसे टीचर ताने मारते थे, लियोनार्डो दा विंची बनेगा रे, मतलब मास्टर साहब को प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा है। हाँ, वो आर्टिस्ट कौन था। तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ क्या कि अरे बहुत कविता लिखते हो, महादेवी वर्मा बनोगी, इस तरह की चीज़ें घर में, परिवार में या स्कूल में इस तरह के लोग? नहीं, घर में तो कोई भी नहीं। हाँ, स्कूल में ज़रूर लिखते थे तो ये कहते थे कि इससे परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे, तो इस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और इसको जस्ट एक्स्ट्रा के रूप में समझो और फोकस जो है अपना वो पढ़ाई पे करो। हालांकि वो नहीं करवाते थे, वो भी खुद ही करना होता था। अब स्कूल ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। और उसके बाद आप जब 11वीं में थे तो आपके साथ एक दुर्घटना घटती है। आप ऑटो में जा रही होती हैं, वो पलट जाता है और फिर आपके हाथ का मतलब कलाई वाला हिस्सा जो है वो बहुत बुरी तरह से। उस घटना के बारे में तो बताइए, आपने लिखा भी है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा। और उस कोइंसिडेंस के भी बारे में बताइए, जो पवन नाम का एक व्यक्ति है और आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उस पूरे वाक़ये को बताइए, समय लेके बताइए, मतलब कि उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला था और फिर उससे आप कैसे संघर्ष से पार पाती हैं। और मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि फिज़िकल स्ट्रगल भी जो होता है वो मेंटली कैसे ट्रांसलेट होता है और वो हार्म कैसे करता है आपको और आपको खींचता कैसे है। लेकिन वही है कि कोई सशक्त महिला या पुरुष रहे तो वो उसी से सीख लेके उसी को मोटिवेशन का कारण बना के वो आगे भी बढ़ता जाता है। तो इनके जीवन में इस घटना का बहुत बड़ा जो है प्रभाव रहा है, तो उस पर बात कीजिए। तो जीत, नवंबर की सर्दियां थी, 25 नवंबर था, सुबह के 8 बज रहे थे और सन था 2000। मेरे 11th के एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं रेजिडेंसी स्कूल में पढ़ती थी उदयपुर में और मेरा हिंदी साहित्य का पेपर था फर्स्ट का। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी और हम ऑटो से जाते थे और ऑटो इस तरह से चलते थे कि 7 सीटर होता है ना, उस तरह से। तो स्कूल की ही लड़कियां उसमें सारी थी। तो हम लोग जा रहे थे, मतलब ड्राइवर बहुत तेज़ चला रहा था हालांकि, और मैंने उसे एक बार कहा भी, मुझे प्रॉब्लम स्पीड से शुरू से ही रही। मैंने उनको कहा भी कि भैया माना हम लेट हो रहे हैं लेकिन इतना भी नहीं हो रहे हैं कि आप इतना तेज़ चलाएं, थोड़ा सा इसको स्लो करें। बट उसने नहीं सुना और बहुत तेज़ गाने भी चल रहे थे और एक मोड़ आया और वहाँ पे सामने एक जा रहा था, श्वान जा रहा था। मैंने जैसे ही उसे बोला कि आप अटेंशन दें और गाड़ी जस्ट पलट गई, मतलब ऑटो जो था वो पलट गया। तो जितने भी लोग थे, लड़कियां थी ऑटो में और आगे भी 2 लोग बैठे थे, वो जस्ट ऑटो पलटती बाहर निकल के और खड़े हो गए। मैं भी खड़ी हो गई। तो मैंने सर्दियाँ बहुत थी, अब सर्दियों में लगती है और खून निकलता है तो हमें उस समय गर्म खून होता है तो बिल्कुल अनुभव नहीं होता कि दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। और फिर मैंने देखा कि कुछ लिक्विड सा मेरे कपड़ों पे गिर रहा है और फिर मैंने सडनली अपने हाथ की तरफ देखा और मेरा जो, मतलब उससे पहले मेरा सब निकल के खड़े हो गए थे बट मैं थोड़ी सी उसमें ऐसे हाथ की तरफ से रह गई थी। तो पास में एक बॉयज़ कॉलेज है, BN कॉलेज, वहाँ भी एग्ज़ाम चल रहे थे कॉलेज के। तो वहाँ से लड़का दौड़ता हुआ आया, कुछ लोग आए और उन्होंने हाथ को ऐसे सहारा दिया। तब भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस पर लग गई है। फिर उसने रुमाल निकाल के मेरे हाथ पे से ढक दिया। तो मैंने बोला क्या है इसको। फिर मैंने जब देखा तो पूरे वहाँ फ्लोर पे मेरा ही ब्लड था, बाकी किसी को भी चोट नहीं आई। अच्छा।
और वो हाथ जो था वो ऐसा हो गया था कि आर पार बहुत आसानी से आप उसमें उंगली भी डाल सकते थे और देख भी सकते थे। फिर हॉस्पिटल वही लड़का मुझे लेकर गया, तब तक मैं उसको जानती भी नहीं थी। और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर जो मेडिकल प्रोसेस होता है, थोड़ा लेट भी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मतलब मुझे सुबह का लाया गया था और रात को 12 बजे मेरा एक ऑपरेशन हुआ। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि हाथ की कंडीशन क्या है, क्योंकि जो उसे ढका गया था वो उससे फिर हटाया नहीं गया मेरे सामने। रात को 12 बजे ऑपरेशन हुआ, सुबह मुझे होश आया तो मुझे लगा ठीक हो गया होगा। मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे लगा अब जब ऑपरेशन हुआ है तो हाँ ठीक हो गया होगा। उस पर पट्टी वट्टी बंधी हुई थी और फिर डॉक्टर ने बोला अभी तो हमने आपकी जो नसें कटी हैं सारी उसको जोड़ा है और अभी इसका ट्रीटमेंट चलेगा, महीने भर आप यहीं रहेंगी हॉस्पिटल में। फिर इसके बाद में हम इसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी माने प्लास्टिक सर्जरी, कहीं से भी स्किन निकाल कर इस पे लगाई जाएगी। तो महीने भर तक वो चलता रहा और फिर डॉक्टर ने मुझसे बीच में बात भी की कि आप क्या करती हैं और क्या। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा सब्जेक्ट है म्यूज़िक और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम देना है। तो डॉक्टर ने कहा एग्ज़ाम तो आप दे लेंगे लेकिन अभी वाले नहीं, एनुअल दे पाएंगे, ये तो आपको स्किप करना ही है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपने जैसा बताया कि आपका सब्जेक्ट है म्यूज़िक और उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल में सितार, तो वो आप नहीं आगे इसको कंटिन्यू कर सकती हैं, वो आप भूल जाइए। क्योंकि आपकी जो कलाई है वो अब इस काबिल नहीं है कि एक सितार, क्योंकि सितार को कलाई पे लेकर ही बजाया जा सकता है, ऐसे ही तार बजाने होंगे और उसको रखना भी यही है, तो वो अब आप नहीं कर सकती। वो सुनने के बाद मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना हाथ देखा नहीं था महीनों तक। फिर मुझे ये चीज़ ऐसी लगी कि सितार अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर मैं और क्या करूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था और मुझे हर कीमत पर उसको ही रखना था। मैंने डॉक्टर से बहुत कहा, मैंने कहा कुछ तो ऐसा होगा कि मैं कर सकूँ, या आप इसको इस काबिल तो बनाएंगे, इस पर आप स्किन भी लगाएंगे, आप उसको जोड़ भी रहे हैं, क्योंकि हड्डी भी टूट चुकी थी सब, मतलब हाथ एक तरह से पूरा डैमेज था। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, बोले नहीं सितार आप बजाएंगी, इस पर खून भी निकलेगा, स्किन भी हटेगी, सब कुछ होगा, आप भूल जाइए। ठीक है, ट्रीटमेंट चला, 2-3 महीने मैं घर पे रही, 1-2 महीने हॉस्पिटल में भी रही और ठीक तो खैर वो नहीं हुआ था। उसके बाद स्किन भी लगाई गई मेरी थाई पे से निकाल के। और फिर जब मैं स्कूल गई तो चूँकि उन लोगों को भी मेरे पेरेंट्स ने वहाँ जाकर बात की थी कि इसे आप इसकी ज़िद पर भी सितार मत सौंपिएगा। लेकिन हमारी जो म्यूज़िक टीचर थी मंगला मैम, वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी, वो सुनती थी, समझती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आप करने दीजिए प्रैक्टिस, अगर मेरे हाथ पे कोई नुकसान होता है तो मैं नहीं बजाऊंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। बट घर वालों को जब पता चला कि नहीं, मना करने के बाद भी, मेरी फ्रेंड ने बता दिया था, मना करने के बाद भी सितार बजा रही है और थोड़े थोड़े से निशान हो जाते थे हाथ पे। बट धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी। लंच टाइम में सब खाना खाते थे, मैंने खाना स्किप किया, मैं खाना नहीं लेके जाती थी और उस एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं करती थी। और इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 मुझे लगा नहीं, मेरा हाथ और मजबूत हो गया है। अच्छा, वापस भी आ गया, ज़्यादा मजबूत हो गया। और फिर मैंने टॉप भी किया सितार में बाद में। और जब अखबार में आया तो मैं वो अखबार लेके मेरे उस डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें वो दिखाया। तो उन्होंने कहा अरे वाह, ये बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाने नहीं आई हूँ कि मेरा अखबार में फ़ोटो आया, मैं आपको इसलिए दिखाने आई हूँ कि आपने जो बात मुझसे कही वो आप आगे से किसी से मत कहिएगा। मैं मानती हूँ कि आपने जो कहा वो गलत नहीं था, क्योंकि आप मेरा भला चाह रहे थे। लेकिन एक कदम पर किसी को डीमोटिवेटेड कर देने का जो नतीजा होता है वो आप सोच नहीं सकते कि क्या होता है। मैंने अगर आपकी बात मानी होती तो मैं ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर आप कॉलेज गए और वहाँ से आपका एक तरह से जो लिटरेचर को लेके आपकी जो रुचि रहती है वो और जो है आप उसको लेकर गंभीर होने लगते हैं, फिर लिखने लगते हैं और वो कॉलेज के मैगजीन्स में ये सब में छपने लगता है। तो एक तो वो जो छपने का रोमांच होता है स्कूल के टाइम से ही होता है, जैसे स्कूल का भी एनुअल मैगज़ीन जो आती है उसमें छपना, या फिर कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत तरह तरह के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी उसमें होते हैं। तो वहाँ
एक वो अलग मतलब आपको अलग तरह का अनुभव होता है उसको लेके। और आज के परिदृश्य में हम देखें कि फेसबुक पे लिखते हैं और इमीडिएटली हमें जो है स्वीकार्यता मिलती है, या फिर तुम्हें बस फ़ोन करना है मुझे, तुम फ़ोन कर लेना टाइप की चीज़ें होती है। तो दोनों तरह का है कि हर एक व्यक्ति के लेखन का अपना एक मार्केट, आप कह लें मार्केट कहना है या फॉलोइंग कहना है, तो वो है। इन दोनों चीज़ों को कि हज़ारों में कोई एक व्यक्ति जो है उस पत्रिका में जगह पाता था या अखबार में किसी की लिखी हुई कहानी या कविता छपती है, और अब है कि हज़ारों लोगों तक आप कुछ भी लिख दीजिए पहुंच जाएंगे। तो उन दोनों अनुभव में, क्योंकि आपने पहली बार फेसबुक पे भी लिखा होगा, पहली बार आपको बहुत सारे लोग जो है वो मतलब रिस्पॉन्ड भी करते हैं कि बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, या वाह दद्दी, इस टाइप का भी होता है। दोनों छिछले रिस्पॉन्स भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं। जैसे आशुतोष राणा की जो उनकी जो एक किताब है, उनकी आपने एक समीक्षा की और आशुतोष जी द्वारा सराहा जाना, वो सिर्फ एक सराहना 1000 सराहनाओं के मतलब समकक्ष भी नहीं, उससे कहीं ऊपर ही है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? किताब पहली बार पत्रिका में छपना और पहली बार इंटरनेट पे एक्सेप्टेंस मिलना कि हाँ आप अच्छा लिखती हैं। हाँ, तो अजीत, वैल्यू दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन जैसे आपने एक लाइन बोली कि हज़ारों में किसी एक को जगह मिलती है, तो वो उसका थोड़ा अलग आपको लगता है कि मैंने शायद हज़ारों में कुछ बेहतर किया तो मुझे जगह मिली। सोशल मीडिया से अगर हम उसको देखें या कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बार हमारे लिहाज पे भी डिपेंड करती है कि अजीत मुझे जानते हैं तो अजीत ने लाइक कर दिया, अजीत ने अप्रिशिएट कर दिया। अभी जैसे आपने मुझसे कहा आशुतोष राणा जी की बात कही आपने मुझे, तो बात वही है कि आपको अप्रिशिएट कौन कर रहा है। ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उस इंसान के ज्ञान का स्तर भी इतना है कि अगर वो किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मतलब उस चीज़ में कुछ बात है, उसमें है कि उसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्हें लिखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं और लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपने रोमांच की बात करी, तो वो मुझे जो मैगज़ीन में छपने का होता था उस वक्त में, हज़ारों में किसी एक में, वो ज़्यादा किक देने वाला। हाँ, कॉलेज में ही आप जब छपती हैं या आपके बारे में किसी शिक्षिका को या शिक्षक को पता हो कि हाँ ये लिखती है, कॉलेज में कौन से थे वैसे लोग जिन्होंने आपको एनकरेज किया? बिल्कुल। कॉलेज में मुझे मिली एक बेहतरीन शिक्षिका और उनका नाम था सुधा चौधरी मैम। मेरी दर्शन शास्त्र की थी वो प्रोफेसर। और मैं क्लास में क्वेश्चन, मेरी शुरू से आदत रही है बहुत ज़्यादा करने की, और हमेशा मुझे कह दिया जाता था कि बैठ जाइए, इतना, हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पहले बोर्ड पे देखो फिर। लेकिन मैं उनसे प्रश्न करती थी क्योंकि दर्शन शास्त्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, और आप जब उसको पहली बार पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप ब्लैंक रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि ये फिलॉसफी है क्या। हम जिंदगी में फिलॉसफी शब्द 50 बार बोलते हैं, लेकिन एज सच दर्शन शास्त्र विषय वैसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से उस पर चर्चा कर पाएँ। तो मैं उनसे बहुत पूछती थी, और वो एकमात्र ऐसी प्रोफेसर थी कि हमेशा मुझे एनकरेज करती थी कि शाबाश, सवाल करने चाहिए, जो भी आ रहा है पूछो, रफ या फिल्टर मार के जैसे भी पूछना है पर पूछो। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी कविता पढ़ी थी, मैंने उन्हीं को दी थी क्योंकि मुझे उन पर विश्वास था, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि ये जो तुम लिख रही हो ये लिखो और इसको कभी लिखना बंद मत करना। बाकी मैं अक्सर अपने फेसबुक वॉल पे लिखती रहती हूँ। मेरे गुरुजी मिस्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी सर, उन्होंने न सिर्फ कहा बल्कि उन्होंने मुझे एक तरह से कहते हैं कि गारंटी दी कि मैं बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ लिखोगी। ऐसे शिक्षकों का बड़ा ही मतलब आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाएं होते हैं। बेशक। सिर्फ एक विषय को लेकर नहीं, ओवरऑल आपके पूरे व्यक्तित्व को। बिल्कुल। जैसे मैं फिर वापस आता हूँ अपने स्कूलिंग के समय पे, तो हमारे स्कूल था, उसमें फिजिकल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी ट्रेनिंग का। मतलब एकेडमिक्स सिर्फ 50% है, उसके अलावा फिजिकल है, मतलब रनिंग है, आपको एक खेल बढ़िया आना चाहिए खेलना। खेल नहीं रहे तो आप डिबेट डिक्लेमेशन में भाग लीजिए, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के और एस्पेक्ट्स होते हैं उसको लेके। उसी में अब
रनिंग के लिए अब एक हो रहा था मैराथन टाइप का या हाफ मैराथन टाइप का, तो उसमें हमारे कई दोस्त जाते थे दौड़ने के लिए। या फिर जोनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं बास्केटबॉल के, मैं बास्केटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन स्कूल टीम में था, तो उसकी ट्रेनिंग चलती थी और उसमें आप सुबह के 1-2 क्लास जो है मिस कर जाएंगे। उसमें एक टीचर थे, अब गए तो एक लड़का आया, कहाँ से आ रहे हो रे? तो सर वो साइकिल रेस थी उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी साइकिल चला रहे हो, बाद में रिक्शा चलाओगे। तो और जबकि वो शिक्षक बहुत अच्छे थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके ये वन लाइनर जो है ना, खैर हम लोग भी आप कह सकते हैं कि इतने पके पकाए होते थे सैनिक स्कूल में कि किसी तरह के क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। हाँ, तो क्योंकि एक ज्ञानवान होना अलग चीज़ है और एक प्रेरक होना हाँ, किसी के लिए अलग चीज़ है। हाँ, तो वो है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब पुस्तकों वाले हिस्से पे आते हैं कि जानवी आपकी 2014 में आई और उसके बाद 2017 में उसका दूसरा संस्करण आता है। और थोड़ा जानवी के भी बारे में बताइए कि वो स्त्री मनोविज्ञान को लेकर था, और मनोविज्ञान मोटा मोटी ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान ही, उसमें स्त्री पुरुष और शायद केस टू केस डिफर करता चला जाता है कि अजीत का अलग होगा, अजीत की ही परवरिश में जो पले हुए और बच्चे होंगे, बगल में बैठता होगा, उसका जो है केस बिल्कुल अलग होगा। तो जानवी पुस्तक जो है इतने मतलब समय लिया उसको, तरह तरह के पुरस्कार भी मिलते हैं, उसके बाद ये 4 साल का गैप क्यों? पहले थोड़ा जानवी पे भी बताया, उसके बाद उस पर कि 4 साल का गैप क्यों नई पुस्तक के आने में? तो जानवी एक सामाजिक उपन्यास है, ठीक है, जिसमें स्त्री मनोविज्ञान की प्राथमिकता है। लेकिन जब आप स्त्री की बात करते हैं तो चूंकि स्त्री की चारों तरफ धुरी घूमती है, परिवार की हो, रिश्तों की हो, तो उसके साथ में जैसे जैसे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं उन सब का मनोविज्ञान भी उसमें इंक्लूड होता चला जाता है। तो उसी पे आधारित ये है, और इसमें मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट वो भी शामिल किए। मैं मना नहीं करूँगी, लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपकी भी हैं, तो देखिए हम अपने आप से विलग होकर कुछ नहीं लिख सकते। हाँ। जो भी लेखक ये कहता है कि नहीं ये टोटली ओरिजिनल है मेरा, बिल्कुल ओरिजिनल के लिए तो आजकल बहुत चल रहा है कि कुछ भी मौलिक नहीं है, खैर। तो जो भी ये कहता है कि ये बिल्कुल 100% मेरे से अलग है, मैं इसमें हूँ ही नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस रूम से सोचिए बाहर उठकर जा रही हूँ तो मैंने इस रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मेरा अनुभव है, ये ग्लास, ये बुक, ये आपकी कैमरा वगैरह, तो ये सब मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर मैं इसको किसी कहानी में डालती हूँ तो ये मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं इनको लेकर बाहर गई थी। उसी तरह से जानवी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरा एनजीओ में जाना है, वृद्धाश्रम में जाना है, तो मैं मानती हूँ कि वो मैंने अपनी एक छोटी सी छाया के रूप में उसको लिखा था, लेकिन वो कोई आत्मकथा नहीं है। नहीं, मेरा अगला प्रश्न वही था कि अक्सर मतलब पहली पुस्तक संस्मरणात्मक ही हो जाती है, जैसे बकर पुराण जो है वो पूरा का पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें 80% केसेस जो है जो मैंने जिया है या मेरे दोस्तों ने जिया है वही उसमें डाला है। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि जानवी हो या पहली पुस्तक जो होती है, तो क्या वाकई अक्सर हाँ लोग पहली पुस्तक, आजकल के जनरेशन में, पुराने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल लिखने के लिए जो लिख रहे हैं लोग कि मैं भी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उसमें क्वालिटी की तो अलग ही बात है, लेकिन मुझे लगता है सबसे इजी वे आउट होता है कि पहली किताब आप, हाँ, कि मैं जो सोच रहा था वो जो है इस तरह से लिख के किताब छपवा दूँ। तो वो कहाँ तक मानती हैं कि संस्मरण जो होते हैं वो हमारी पहली किताब का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं? देखिए, जब तक कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर नहीं लिख रहा अपनी पहली किताब, तब तक तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा होता है। और 4 साल क्यों लग गए ये क्या था दरमिया के आने में? हाँ, तो क्योंकि आप पूछ सकते हैं कि जानवी और क्या था दरमिया के बीच में, क्या था दरमिया जो नहीं आई। हाँ। तो कुछ खास वजह नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लाना चाहती थी। इस बीच मैंने एक उपन्यास लिखा जो मेरे पास रखा हुआ है, वो इसके बाद आएगा, अर्जुन वाला। हाँ। अगला प्रश्न इसी को लेके है कि आजकल हर व्यक्ति जो है लेखक या कवि है जो भी लिख रहा है, और परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा मतलब वृहद हो गई हैं। उस वृत्त में अब हर एक आदमी आ जा रहा है कि वन लाइनर भी लिख रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वन लाइनर लिख रहा है वो लेखक, या नहीं होता है, बट
उसमें भी मुझे लगता है कि वो जो लॉ ऑफ एवरेजेस होता है कि 5%, जैसे हम क्लास में भी रहते हैं तो 5% अच्छे होते हैं विद्यार्थी, बहुत अच्छे। उसी तरह आप आ जाएंगे कि वही सारे 5% चुन के IITs में भी अगर पहुंच रहे हैं या एम्स में, तो उसमें भी 5% ही बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। फिर हो जाएगा तो उस पूरे लॉट का 5% कुछ ऐसा होता है जो जो पूरे देश की या समाज की दशा दिशा जो है तय करता है। तो वही मैं तर्क लगाता हूँ कि फेसबुक पे भी ठीक है लिखने वाले हैं, और शायद उसी तरह के हैं कि 5% जो हैं वो अच्छा लेखन करते हैं। अब उस 5% को अजीत भारती उस 5% में किसको रखना चाहते हैं, भारती किसको रखना चाहती हैं, तीसरा आदमी, तो वो अलग अलग होता है। अब एक ने लिख दिया था कि फेसबुक पे तो लिखने वाले कुछ होते नहीं हैं। अच्छा। मतलब फेसबुक पे साहित्य रचना होती ही नहीं है। अच्छा। किसी ने लिखा था बहुत पहले की, मैं 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी लंबी मेरी बातचीत हुई थी। तो आप इससे कितनी सहमत या असहमत हैं कि ऐसा कुछ होता है कि फेसबुक पे लिखने वाले सीरियस होते हैं, गंभीर लेखन वहाँ होता है या नहीं होता है? गंभीर लेखन वहाँ होता है, मैं करती हूँ, आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, फेसबुक पे लिखेंगे तो सब क्यों लिखेंगे, क्योंकि वॉल वहाँ सबके पास अपनी है। जैसे इस दुनिया में सबके पास स्कूल है, सबके पास में कॉलेज है, सबके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने की फैसिलिटी है, सुविधा है, सब बैठ सकते हैं। लेकिन प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। जीतेंगे कम ही लोग। जैसे आपने अभी बोला कि 5% लोग ही इसमें, फिर आगे जाके 5% लोग उसमें, तो वही वाला कंसेप्ट है कि क्लास में भी टॉप तो कोई एक ही करता है, बाकी जो भी है वो औसत है। ठीक है, अब औसत शब्द से मुझे लगता है कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन औसत जो शब्द है वो ऑफेंड होने के लिए नहीं बना हुआ, ये एक रियलिटी है। हर इंसान टॉप पे नहीं हो सकता, और जो टॉप पे है वो एवरेज नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट तो हर जगह पर चलता है, यहाँ भी चलता है। बस बात ये है कि लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि वॉल सबके पास में। और आपने गंभीर लेखन के लिए पूछा, तो ऑफकोर्स यहाँ गंभीर लेखन होता है, बिल्कुल होता है। इसी में हिंदी साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा है ऐसे लेखकों लेखिकाओं का, कवियों कवित्रियों का, जो फेसबुक पे लिख रहे हैं? हाँ, आजकल के हालिया पौध जो है, जो हमारी आपकी जनरेशन है, या जो हमसे 5 साल 7 साल 10 साल छोटी जनरेशन है। तो किताबें तो यहीं से निकल रही है फिलहाल, यहीं से, यहीं के लेखक हैं जो लिख रहे हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ, हम दोनों किसी 4 को जानते हैं, वो 4 किसी 14 को जानते हैं। उनका लिखा हुआ किताबों में आता है, वही किताबें साहित्य में भी जुड़ती हैं। अब उनको खारिज कर देना साहित्य से या उसमें मिला लेना, वो एक अलग लेवल की बात है। हाँ, वो एक एलिटिस्ट कास्टिज्म जो होती है ना, वो है लोगों में कि नहीं भाई, आप फेसबुक वाले तो सीरियस नहीं है, वो है। और साहित्य पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बिल्कुल है। अब इस पुस्तक पे बात करते हैं, क्या था दरमियाँ। 7 कहानियाँ हैं। नॉर्मली कथा संग्रह जो भी होते हैं उसमें या तो एक सेंट्रल थीम होता है कि किसी एक चीज़ से हम जोड़ सकते हैं सारी कहानियों को, कि इसमें सारे पात्र ऐसे हैं, या कहानियों का एक मेन केंद्रीय तत्व जो है वो इस पे है। तो इस पुस्तक में वो केंद्रीय तत्व क्या है जिससे हम जोड़ सकते हैं? किस तरह का ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, या पात्र के बारे में बात करें, परिस्थितियों के बारे में बात करें, तो वो कौन सा एक कॉमन ग्राउंड है? अभी आप जानवी की बात मुझसे कर रहे थे, और आपने उसकी जो सेंट्रल थीम है वो स्त्री मनोविज्ञान कही थी, जो सही भी है। तो मैं आपसे कहूँगी कि क्या था दरमियान बेसिकली पुरुष मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, मनोविज्ञान तो हर कहानी में है, लेकिन आपने मुझसे इसकी केंद्रीय जो थीम पूछी है, तो वो है पुरुष मनोविज्ञान। कि आपके समाज में अमूमन पुरुष मनोविज्ञान की परतों को छीलना उतना आसान नहीं समझा जाता है, या कहिए कि कन्नी भी काटी जाती हैं। ठीक है, हम जब भी बात करेंगे तो हमें थोड़ा विमेन साइकोलॉजी को ग्लोरीफाई करना भी अच्छा लगता है। तो लेकिन साइकोलॉजी तो एक मैन की भी होती, किसी की भी होती, LGBT की भी, सबकी होती है अपनी अपनी। तो इस बुक में पुरुष मनोविज्ञान केंद्र में है। और उसमें भी मनोविज्ञान आपका मतलब एक विषय तो है, और आपका पेशा भी है, कार्य क्षेत्र भी रहा है। क्या ये एक कारण है कि इन कहानियों में आप चाहे पात्रों के जीवन या उनके जो वार्तालाप है, और आपने इस पुस्तक में, मैंने हमारी पहले भी बात हुई थी कि आपने मुझे सलाह दी थी कि आप डिस्क्रिप्टिव लिखा कीजिए चीज़ों को, और
आपकी इस पुस्तक में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा है, संवाद बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे संवाद बहुत ज़्यादा है। तो उस पर भी मैं अभी सवाल पूछूंगा दूसरा इसके बाद। पहला ये है कि ये जो डार्क हिस्से बोले जाते हैं, ह्यूमन जो होता है, मानवीय अवचेतन है, अचेतन है, उन हिस्सों में जाना, उसमें जाना आपने क्यों चुना? कहानियों के सिलसिले में या कहानियों के सिलसिले में, जो जो ये कहानियां हैं। हाँ। तो देखिए, चूँकि मेरा क्षेत्र ही नहीं, मेरा पैशन है मनोविज्ञान, और मैं इंसान के कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो फेक है। ठीक है, अनकॉन्शियस में वो सब कुछ है जो इंसान करना चाहता है, बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन करता नहीं है, दिखाता नहीं है, बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक डार्क एरिया है। हम हमारे घर में भी डार्क एरिया में जाने से बचते हैं, लेकिन उस डार्क एरिया में बहुत कुछ होता है और उससे हम डर रहे होते हैं। ठीक है, जब तक कोई उस पर एक रोशनी की झलक डालकर हमें ना दिखाए, हम उस जगह जाना पसंद नहीं करते। हमें पीछे पीछे एक लाइट चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। इंसान अपने अनकॉन्शियस से इसलिए भागता है क्योंकि वहाँ पर ऐसी सारी अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, डार्क डिज़ायर्स जिसे कहते हैं, वो सारी वहाँ पर रहती हैं और वो सोई हुई रहती हैं। और जैसे ही आपको मौका मिलता है वो एक्टिवेट होना चाहती है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम ह्यूमन बीइंग है और हम एक तरह से बहुत चालाक होते हैं, हम उसको आने से रोकते हैं फोर्सफुली। ठीक है, लेकिन जब आपका अनकॉन्शियस माइंड भर जाता है, फुल हो जाता है, तो वो एकदम से बस्ट होता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि मैं काम भी ऐसा ही करती हूँ कि मुझे अनकॉन्शियस टटोलने में ही मज़ा आता है। लोगों को मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए और मैं ट्रीटमेंट तब तक नहीं दे सकती जब तक आप मेंटली मेरे सामने न्यूड होकर नहीं बैठेंगे। एक डॉक्टर के सामने आप अपने कपड़े उतारते हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट के सामने आपको आपका माइंड पूरा खोल के देना, निर्वस्त्र करके देना होता है। कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, मैं तभी उसको ट्रीटमेंट दे पाऊंगी। तो ये कहानियाँ उसी तरीके की हैं, इसीलिए मैंने इसमें ये सब कुछ इंक्लूड किया। मेरा भी एक कहानी संग्रह है अंग्रेजी में, जो विश्वदेशी तरह के जो डार्क डिजायर्स और कैसे लोग एक्चुअल में, आपका तो है कि वो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट पे है, मैं अपने किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ, देयर विल बी नो लव। तो उसमें भी यही है कि मैंने देखी है गांव में ऐसी कहानियाँ, और मैंने देखा है लोगों को कैसे ढकते हैं। जैसे एक कहानी उसमें है कि अपर कास्ट का मुखिया रहता है और वो खेत में जो काम करती है उसको फोर्सफुली रेप करता है और उसके हस्बैंड को गोली मारता है, उसके बाद उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। ये कहानियाँ मेरे सामने की हैं, देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। तो इस तरह की कहानी, या फिर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम दिमाग में पूरी एक कहानी लिख लेते हैं कि इसको कैसे बैठूंगा, छाती पे चाकू से मारूंगा और पूरा इस तरह से। तो मुझे लगता है कि वही वो डार्क हिस्से हैं जो हम उसको फिर सप्रेस कर देते हैं और वो पीछे से वो छुपता चला जाता है। लेकिन आपके हिसाब से कि वो कभी जाके वो निकलेगा क्या, वैसा वो ट्रिगर होता है, या फिर बहुत लोगों में वो रखा ही रह जाता है कहीं पे? ज़्यादातर लोगों में रखा रह जाता है। अच्छा, वो कभी ब्लास्ट नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारी पर्सनालिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, एड, ईगो, सुपर ईगो। एड में हमारी वो डिज़ायर्स आती हैं, वो चीज़ें आती हैं जो रफ है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि सामने सोने का ब्रेसलेट रखा हुआ है, मुझे लगता है मैं इसे उठा लूं, लेकिन मुझे ख्याल आता है कि सामने कोई बैठा हुआ है, मुझे देख रहा है, और मैं सोसाइटी में इस तरह की इमेज नहीं रखती, मैं चोर नहीं हूँ, उसको नहीं उठा सकती। मैंने उसको फोर्सफुली पीछे किया। ठीक है, फिर आता है ईगो। ईगो का मतलब वो अहम नहीं जिसे आप नॉर्मली समझते हैं, पर मनोविज्ञान में ईगो का मतलब होता है आपको समाज को साथ लेकर चलना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है और मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, और ये चोरी करना और लड़ाई झगड़े और रेप कर देना और कोई लड़की जा रही है और मेरी तो डिज़ायर्स जग गई और मैं कर दूँ, वो मुझे नहीं करना है, वो भी मैंने पीछे भेजा। अब एक आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब आइडल, आदर्श होते हैं ना, जो लोग घर छोड़ के और ज्ञान व्यान देने की पोजीशन पे बैठे होते हैं, वो हमेशा हर वर्ड के पीछे लगाएंगे चाहिए, आपको चाहिए कि आप ये करें, आपको सच्चा होना चाहिए,
आपको आदर्शवादी होना चाहिए, आपको सबकी नज़र में अच्छा होना चाहिए, आपको सबको खुश रखना आना चाहिए, वो होता है सुपर ईगो। ठीक है, ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं हमारी पर्सनैलिटी के, ये पूरा हमारा साइको एनालिसिस डिसाइड करते हैं। इसमें से अगर ईगो किसी भी तरह से आप पे हावी है तो फिर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अच्छा और इन सब में आगे रहते हैं। और नॉर्मल इंसान वो है जिसमें ईगो रहता है, नहीं मुझे ये नहीं करना है। और सुपर ईगो वो जो महापुरुष बन चुके हैं अच्छा या बनने की इच्छा रखते हैं, तथाकथित। अब स्त्री जो भी लेखन करती हैं तो ऐसी लेखिकाओं के साथ एक स्टीरियोटाइप जुड़ जाता है कि वो प्रेम पे लिखेगी, रोमांस पे लिखेगी, और उससे Really? हम हाँ देखा ही जाता है, वो लिखा अरे आप तो प्रेम है दद्दी, इस तरह की बातें जो आप सरापा प्रेम है, इस तरह की जो बातें लिखी जाती हैं। तो ये हम मान के चलते हैं स्त्री है तो रोमांस पर लिखेगी, पर ही ना लिखे लेकिन पर भी तो लिखे। कह रही यार लड़की को तो लिखना चाहिए इस तरह से। पुरुष नहीं लिख सकते रोमांस पे? पुरुष मुझे देखे मैंने तो काफ़ी लिखा है तो लेखन से इतर, लेखन तो एक एस्पेक्ट है कि लिखते हैं हम प्रेम के बारे में। प्रेम जैसे विषय को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक फ्लैट ऑब्जर्वेशन है या मतलब सपाट टाइप की चीज़ है प्रेम, या ये घुमावदार रास्ता है, इसमें शॉर्टकट्स हैं, छोटे रास्ते हैं, शाखाएं हैं निकली हुई? प्रेम क्या है, इतना मतलब सहज है या जटिल है? कैसे देखती हैं आप इस विषय को? नहीं, प्रेम सहज है। ठीक है, और अगर वो सहज नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। ठीक है, सरल ही है। आप सरल होते हैं तभी आप प्रेम कर सकते हैं। अगर आप मैनिपुलेट करना जानते हैं, अगर आप जोड़ घटाओ बाकी करना जानते हैं, अगर आप गणित लगाना जानते हैं, प्रेम नहीं कर सकते आप। तो प्रेम सहज है, और जो सहज नहीं है फिर वो प्रेम नहीं है। बस बहुत सिंपल है ये। इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोग लिखते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो वो इट्स बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन कि क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड होना, क्या होता है। या तो आप रिश्ते में हैं या आप नहीं हैं। अब आपको उसको ग्लोरीफाई करना है तो आप कह दीजिए कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब जैसे अब लेखन वाला जो इसका एस्पेक्ट है तो इसमें हाँ, लेकिन आपने वो स्त्री वाली जो हाँ, क्या था वो स्त्री है तो रोमांस पे तो लिखेगी। मैं ऐसी बहुत सी स्त्रियों को जानती हूँ जो कभी नहीं लिखती रोमांस और प्रेम वगैरह। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कभी नहीं लिखा है, कभी नहीं लिखा है। ये इनफैक्ट जो लिख भी रही हैं उनमें से तो कुछ डिनाई भी करती हैं। तो खैर ये बहुत बेदुख की बात है। अब प्रेम पे लिखना कई बार क्या होता है कि हम ठीक है हमारे अपने अनुभव जो होते हैं वो हो गए, या हमारे दोस्तों के अनुभव जो हमने सुना है उसमें। तो मेरा मानना है कि प्रेम पे लिखना कई बार उसकी जो विकृतियां होती हैं उस संबंध की, प्रेम की नहीं, संबंध की जो विकृतियां होती हैं उसको भी स्वीकारना पड़ता है जब हम लिखते हैं, और उसको एक तरह से आत्मसात करके उसको मानते हैं। जब हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं, पात्रों का जो विकास होता है, तो उसमें ये तो हमें होता है कि हमें लगभग, क्योंकि इसी पे मुझे आप थोड़ी देर पहले वो जो बात कर रही थी कि हम लिखते हैं तो हम अपने से जुड़ी चीज़ें लिखते हैं। जो ये लिखते हैं सीता के पर्सपेक्टिव से मैं रामायण लिखूंगा, तुम सीता के पर्सपेक्टिव से कैसे रामायण लिख सकते हो? तुम रामायण को हमेशा रामायण में सीता का जो ट्रीटमेंट है उसी के हिसाब से लिखोगे, तुम अपने पर्सपेक्टिव से लिखना चाह रहे हो, तो वो वाली बात हो जाती है। तो अब फिर वही प्रेम पे कि हमारे संबंध भी तरह तरह के होते हैं। एक लड़की से एक तरह का चल रहा है, उसके पर्सनालिटी पे चल रहा है, मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से, और जो मैं 2004 में था वो मैं 2021 में नहीं हूँ। बहुत सारा बदलाव आ जाता है, और अपने ईगो के कारण, और ईगो आपका वाला नहीं जो सामाजिक स्वीकार्य है ईगो, उसके कारण कई बार हम अपने सामने वाले से वैसी बातें सुनते भी हैं या उसको कह भी देते हैं जो असहनीय वेदना जो है, पीड़ा देती है हमें। अब क्या है कि बाद में हमें पछतावा होता है, और कई लोग को पछतावा होने के बाद भी वो सहजता से उस बात को स्वीकारते नहीं है कि क्षमा मांगना उन्हें नहीं आता है। तो संबंधों में क्षमा मांगने का या उसकी कितनी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती भी है या नहीं? देखिए, संबंधों में क्षमा याचना उतनी ही ज़रूरी है जितना कि प्रेम को दिखाना या महसूस करवाना। एक होता है हम शब्दों में प्रेम को दर्शाते हैं, एक होता है हम एक्शन के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों
सबका स्पेस अलग अलग है, आप कहाँ पे किस तरह से पेश आएंगे। क्षमा याचना तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, करनी भी चाहिए, और अगर कोई मांग रहा है तो उसे दे भी देना चाहिए। अभी आपने मुझे कहा ईगो, वही तो हर चीज़ की जड़ है। आपको क्या चीज़ रोकती है कि आप अपने जाते हुए रिश्ते को नहीं रोक पा रहे हैं? आपका ईगो। अगर वो नहीं है तो आप 10 बार आवाज़ लगाएंगे, 10 बार उसे बुलाएंगे, और सामने वाले को भी दिख रहा है कि जेन्यूनली माफ़ी मांग रहा है या मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती का एहसास है, तो वो आ भी जाएगा। तो ये जो ईगो वाली बात कही ना, ये केंद्र में है हर रिश्ते की। क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला अगर कंसीडर नहीं कर रहा है, हमें पता चल जाता है ना वो कंसीडर कर रहा है या नहीं। कभी कभी सिर्फ एक सॉरी काफ़ी होती है किसी भी दूर गए इंसान को वापस लाने के लिए। और कभी कभी एक सॉरी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको दूर कर देती है। अब इसी विषय पे कुछ लेखक लेखिकाओं ने ये कह रखा है कि जो प्रेम में होते हैं वो उस समय प्रेम पर नहीं लिख सकते, और जो प्रेम पर लिख रहे होते हैं वो उस समय प्रेम में नहीं होते हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि हमने फेसबुक पे ये भी देखा है कि जो लोग माई बेस्ट BF इन द वर्ल्ड या हबी इन द वर्ल्ड इस तरह की बातें फ़ोटो फिल्टर भी लगा के चिपका रहे हैं और वो प्रेम पे किताबें भी लिख रहे हैं, वही लोग ये ज्ञान भी देते रहते हैं। तो उनके पाठकों ने भी उनको घेरा है कि भाई तुम खुद ही, तुम्हारी बातों में ये जो विरोधाभास है, ये मूर्खतापूर्ण बात जो है, या इसको अगर विमर्श कहना चाहिए, अलग तरह का एक विमर्श है। इस पूरे विमर्श को आप कैसे देखती हैं कि जो प्रेम पर लिखने के लिए आपको जो है दिल टूटा हुआ होना चाहिए, इस तरह की चीज़। रॉक स्टार फिल्म थी, उसमें भी इसी तरह का कुछ था ना कि बढ़िया गीत लिखने के लिए दिल टूटना जो है बहुत ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें। और कभी कभी दिल टूटने का नाटक भी करना ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए। तो ये चूँकि फेसबुक इजाज़त देता है कि आप अपने निजी अनुभव भी लिख सकते हैं, तो ये किसी का निजी अनुभव हो सकता है कि मैं जब तक प्रेम में था या थी तब तक मैं प्रेम नहीं लिख सकती थी, बिजी रहे होंगे, और अब मैं जब प्रेम में नहीं हूँ तो मैं प्रेम लिख रही हूँ। देखिए, ये एक बहुत घटिया जनरलाइजेशन है, और किसने किया, क्यों किया, ओरिजिन कहाँ से है, मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई मिले तो मैं पूछना चाहूँगी कि इसका डेटाबेस कहाँ से आया और कितने फैक्ट्स हैं इसमें, और इसका आपने निकाला कैसे, सांख्यिकी कैसे निकाल के इसका जनरलाइजेशन किया कि जब मैं प्रेम में हूँ। तो मतलब मान लीजिए बहुत से लेखक हैं जो प्रेम में हैं, तो उनको कब तक वेट करना चाहिए प्रेम कथाएं लिखने का? और पूरा जिंदगी जैसे रिश्ता खत्म हो जाए तब करके हाँ फिर शादी कर ले तो बेचारा लिखे ही ना कभी प्रेम पे। नहीं, ये बहुत विरोधाभासी बात है, किसने कही पता नहीं, लेकिन बेतुकी और बकवास बात है। अब इंटरनेट के दौर में अभी जो लिखा जा रहा है, अब डायरी का दौर तो चला गया, बहुत कम लोग हैं जो डायरीज में लिखते हैं और वो मतलब बाहर नहीं लाते हैं। अब हर व्यक्ति लाता है और वो एक तरह से टेस्टिंग भी कह सकते हैं कर देता है। जैसे मैं ही पूरी कहानी अगर लिख रहा हूँ तो मैंने एक पैराग्राफ जो है लोगों के लिए डाल दिया कि ये देखिए ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, इस तरह से। इंटरनेट के दौर में हिंदी ने क्या अपनी जगह दोबारा पाई है? जो बीच में मुझे लगता है कि 30 साल का एक अंधकार काल रहा है हिंदी में, तो उसका भविष्य आपको कैसा दिखता है अभी के संदर्भों को देखते हुए? बहुत अच्छा, गोल्डन, एक कहते हैं ना ऑस्पिशियस प्लेटफॉर्म मिल गया है और एक बूम सा आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पढ़ने वाले भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, लिखने वाले भी बहुत अच्छे हैं, और अप्रिशिएट करने वाले भी अच्छे, क्योंकि जब तक मोटिवेशन या अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो ये भी एक बुक शेल्फ में चली जाएगी और इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो लाई गई इसलिए है कि लोग इसे पढ़ें। और हिंदी में अभी ये बहुत सारी किताबें हैं जो अपनी जगह बना भी रही है। आपने कहा कि एक वैक्यूम आ गया था, तो वो वैक्यूम अब धीरे धीरे भर रहा है और बहुत सुखद है और बहुत अच्छा है देखना, और बहुत अच्छा भविष्य है सोशल मीडिया पे हिंदी का, बहुत अच्छा। आप ही देखिए ना, सब हिंदी में ही हम लोग, आप सब आपस में, इनफैक्ट देवनागरी लिखना जो लोगों ने फिर से शुरू किया है, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आपका बहुत बड़ा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। बकर अड्डा पे जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम हिंदी टाइपिंग जो है वो आई ही थी, ये वेब 2.0 बोला जाता है उसको। उससे पहले आप रोमन में हिंदी लिखना पड़ता था, मजबूरी थी क्योंकि हिंदी कैरेक्टर साथ। और उस पेज के ज़रिए काफ़ी हमने मतलब लोगों को नज़्म किया, लोगों को बोला कि यार हिंदी को देवनागरी में ही लिखो।
और आज के समय में वो दौर ये था कि हम उसको थोड़ा प्रमोट कर रहे थे कि देवनागरी को लिखो। अब जो है वो प्राइड वाला है कि मैं हिंदी में लिखता हूँ या हिंदी में लिखती हूँ, देवनागरी में लिखती हूँ, तो वो है। अब फिर फेसबुक पे ही आपने ठीक है, ये कहानियाँ तो शायद इसकी अलग अलग कहानियों को तो अलग अलग जगहों पे अवार्ड भी मिले हैं, पुरस्कार भी मिले हैं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ये सम्मानित की जा चुकी हैं, इसमें से कई कहानियाँ हैं। आपके फेसबुक पे कई वैसी भी कहानियाँ हैं जो आपके जुवेनाइल जेल्स में, जो जेल या सुधार गृह जो होता है उसमें आपके जो अनुभव होते हैं उसको लेके, और वो जेल डायरीज़ के नाम से एक नीलेश मिश्रा जी का स्लो ऐप है, उस पर भी आता है। तो ये मुझे लगता है कि वो जो संस्मरण हैं आपके या वो कहानियाँ हैं उस पे आपको लिखना चाहिए। क्या आपका है कुछ कि उसका एक संग्रह आप लाना चाहेंगी, कुछ है पाइपलाइन में, या फिर वो फेसबुक पे या वो स्लो ऐप पे ही वो वैसे ही रह जाएगा? नहीं, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल उसका एक संग्रह मैं तैयार कर चुकी हूँ मेरे जेल के संस्मरण का, और उसमें मेरे जितने भी केस हैं जो मैंने देखे हैं और लिखे हैं और कुछ इन्वेस्टिगेट किए एज ए साइकोलॉजिस्ट, वो ज़रूर आपको आने वाले वक्त में मिलेंगे पढ़ने को, और वो सारे केस उसमें इंक्लूड हैं। ये अंतिम सवाल है मेरा, और वो ये है कि आपका अनुभव, क्योंकि जब हम बच्चों से मिलते हैं और बच्चों को एक ब्लैंकेट वो दे दिया जाता है कि ये तो नाबालिग हैं और ये बहुत ही प्यारे होते हैं इस तरह के, और जब आप जेल में जाते हैं, आपके संस्मरणों को मैंने पढ़ा है, वहाँ पे जब मैं सुनता हूँ या आपसे बातचीत होती है तब पता चलता है कि नहीं, किस तरह की विकृतियाँ बच्चों में भी, आजकल के बच्चों में किस तरह की चीज़ें आ गई। वो आपका अनुभव क्या आपको झकझोरता नहीं है? ऑब्वियसली नहीं, झकझोरने से मेरा मतलब ये है कि हम बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों को हम सड़कों पे खेलते हुए देखते हैं, और उनका एक अलग ही अपोजिट एकदम रूप जो है वहाँ पे हमें दिखता है। तो ये तो दिल दुखता है, उनके पेरेंट्स की परवरिश पर गुस्सा आता है। कई बार पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं भी होते उनको अपराधी बनाने में, मतलब ज़्यादातर नहीं ही होते, लेकिन कुछ होते भी हैं। इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, घर में कभी कोई बच्चा कोई चीज़ चुरा कर ला रहा है तो कभी कभी पेरेंट्स नहीं भी पूछते हैं, उन्हें प्राउड फील होता है कि अच्छा घर में एक चीज़ आ गई। ऐसी एक कहानी भी आपने बचपन में सुनी होगी, एक लड़का होता है, उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा होता है और वो चोर, मतलब उसने बहुत बड़ा अपराध किया होता है। तो उससे आखिरी इच्छा जब पूछी जाती है कि पूछी जाती है आखिरी इच्छा क्या करना चाहते हो, उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ एक बार। तो कहते भाई माँ से मिलने से तो कैसे रोक सकते हैं, और आखिरी इच्छा भी है, पूरी कीजिए। उसकी माँ को बुलाया जाता है, उसकी माँ उसके पास आती है, वो उससे कोई बात नहीं करता, उससे कहता है मेरे पास आओ। उसकी माँ को लगता है शायद आखिरी बार गले मिलना चाह रहा है मेरा बेटा, वो पास चली जाती है। वो अपनी माँ का कान काट लेता है बहुत ज़ोर से। तो उसकी माँ कहती है ये क्यों किया? तो बोले जब मैंने पहली बार अपराध या गलती की थी तब तुमने मेरा कान पकड़ा होता या मुझे चोट पहुंचाई होती ना, तो आज मैं ये फांसी पे नहीं लटक रहा होता। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं बार बार पेरेंट्स से बोलती हूँ कि वो बच्चा है, उसे नहीं पता चल रहा है। अभी जो इन दिनों लॉकडाउन में 8 साल और 9 साल के बच्चों ने रेप किया है, तो आप सोचिए कि क्या 8 साल का बच्चा वाकई में समझता है कि रेप क्या होता है? यू थिंक? नहीं, लेकिन माँ बाप समझते हैं कि बच्चा फ़ोन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए ना उसके फ़ोन में, चेक कीजिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। रोक लगाइए, बंदिशें लगाइए। ये आज के टाइम में जो कूल पेरेंट्स बनने वाली अवधारणा आ गई है कि बच्चों को कुछ मत कहो, स्कूल में भी अगर कोई ज़रा सा कुछ कह रहा है तो जाके उसको टीचर को बोल देते हैं क्यों डांटा, ये डिप्रेशन में चला गया। सब फालतू बातें हैं, और परवरिश पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रोज़, आप जब पूछ रहे हैं, मैं जेल में देखती हूँ मेरे टेबल के सामने कोई बैठा हुआ है, बच्चा है, रेपिस्ट है, चोर है, मर्डर करके आया है, पेरेंट्स पे ध्यान मेरा लगातार जाता है, और मैं उनको बुला के ज़रूर बात करती हूँ। तो इसके बाद आपकी कौन कौन सी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और क्या क्या ला रही हैं आप? इसके बाद तो आपकी आएगी। पहले मेरे तो 2 आएंगे। हाँ, इसके बाद आएगा एक उपन्यास।
अनामित है अभी? अनामित है हाँ। और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ही है पूरा। अच्छा अच्छा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों ये किताब अभी अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, मैं लिंक भी डाल दूँगा, इसको पढ़िए। और मैंने पढ़ी है, मैं इसका पूरा समीक्षा इसकी कहानियों की तो मैं करूँगा ही। और आपसे उम्मीद है कि आप ढंग का साहित्य जो है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे किताबों को पढ़िए और ख़रीद कर पढ़िए। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी लेखक या लेखिका को ये नहीं कहना चाहिए यार मुझे भिजवा दीजिए, क्योंकि उसमें न सिर्फ मतलब मेहनत लगती है, मेहनत का एस्पेक्ट तो एक अलग ही है कि उसको लिखने में सिर्फ ये पूरे पन्ने नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप उसको ख़रीद कर नहीं पढ़ रहे हैं, इसका बहुत कम हिस्सा मतलब मॉनेटरी वो बात नहीं है, इससे मतलब लाख कॉपी कोई बेच ले उसके बाद उसको कोई ढंग का मतलब पैसा मिलता है। अदरवाइज 1000, 2000, 5000 कॉपी में ऐसा नहीं होता है कि किसी का घर चलता है। बट स्टिल अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो प्रकाशक उसमें पैसा नहीं लगाता है। तो इस कारण भी कि हिंदी साहित्य जो है फलता फूलता रहे और लोग किताबें पढ़ें और लोग ये ना कहें कि यार 30 साल में तो कुछ लिखा ही नहीं गया, ढंग के लोग नहीं हैं, उस कारण मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिनकी भी रुचि है लघु कथाओं में, हिंदी साहित्य में, तो वो इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़ें। भारती जी बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। जीत, एक सवाल मेरा भी है आपसे। हाँ हाँ। तो आप शायद एक्सपेक्ट कर चुके होंगे, क्या है? हाँ हाँ पूछिए। तो इन दिनों हमें बहुत जानने और सुनने को मिल रहा है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इनायत हुई है। हाँ हाँ। और कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रसाद आपको मिला है। तो मैं और मेरे साथ सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या है आगे आपका। माफ़ी मुझे लगता नहीं है कि आप मांगेंगे। कोर्ट मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं माफ़ी मांग भी लेता दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं, और गलती की नहीं है तो माफ़ी तो मैं वैसे मैं गलती करके भी नहीं मांगता, कई बार तो नहीं किया तो बिल्कुल ही नहीं मांगूंगा। और इसमें काफ़ी सारी बातें, योजनाएं हमारे लॉयर्स जो हैं उनके साथ मिलकर बना रहे हैं कि ये अवमानना जो है बहुत बड़ा ढकोसला है और उसको कोर्ट जो है उस पूरे कानून को ही निरस्त करे। तो मेरा एम यही है कि मैं इस कानून को ही ख़त्म करवा दूं, जिसके कारण लोग हैरास होते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप भी एक केस करने जा रहे हैं? हाँ, वो मैं करूँगा, वो चल रही है प्लानिंग, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं केस करके जीत ही जाऊँगा। इस बात पर चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर अपने आप को होली काव क्यों मानती है। होली काव देश में सिर्फ होली काव है, वो गाय जो है वही होली काव, दैट्स इट। तो मोदी को गरियाते हो, मोदी को इन्हें पीएम के चेयर को गरियाते हो, वो मान्य है। पूरी संसद को गाली दी जाती है। ये किसान आंदोलन गाली ही है ना, संसद ने कानून पास कर दिया, फिर तुम कैसे लाखों लोगों के आवागमन को बंद किए हुए हो और ये कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, मुंह ठोकवा हम लोग बोलते हैं जो घर के बाहर वो लगाते हैं उसकी तरह। सीए में हमने देखा 53 लाशें गिर जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट देखता रहा। पुलिस वालों को रोज गाली देते हैं, प्रशासन को रोज गाली देते हो, कलेक्टर को गाली, तो तुम कौन हो जो तुम्हें गाली नहीं दी जाए। और खास करके तब जब तुम्हारे कर्म या कुकर्म वैसे हैं जिससे लाखों करोड़ों जिंदगियां, 4 करोड़ केस पेंडिंग है, ठीक, 4 करोड़ केस का मतलब है कि 8 करोड़ वादी प्रतिवादी, हर व्यक्ति के घर में अगर 5-5 लोग भी हैं तो 40 करोड़ लोग इस सुप्रीम कोर्ट का मतलब भारत की 1/3 जनसंख्या इस सुप्रीम कोर्ट के केसों के चक्कर में जो है फंसी हुई है, 1/3 जनसंख्या। ये तो सत्य है। और ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है हमारी अवमानना नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सड़क पे आते जाते लोग इन लोगों को रोक के इनकी गाड़ियों पूछें कि तुम हो कौन जो तुम्हारी अवमानना नहीं होनी चाहिए। तुम उसी लायक हो और हर सेकेंड होनी चाहिए। जब तक ये 4 करोड़ केस निरस्त ना करे तो मुझे तो छुए भी नहीं ये लोग। अगर इनमें मतलब थोड़ी भी नैतिकता है तो पहले 4 करोड़ केस माननीय जज साहब से मेरी प्रार्थना है कि 4 करोड़ केस सुलझा लीजिए, मुझे गिलोटिन पे आप डाल देना। फ्रांस में होता है, ऊपर से कत्ता आता है, वो खचाक से मुंडी जो है काट देता है, तो आप चढ़ा देना मुझे, पहले आप ये 4 करोड़ निपटा लो।
तो इस कार्यक्रम को अब जो है, तो लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ हाँ वो तो रहेंगी ही, उसमें मतलब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, और मेरी शुभकामनाएं आपके पुस्तक के लिए है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था भारती गौड़ जी से साक्षात्कार। उम्मीद है कि इनकी अगली किताबें भी आएंगी, मेरी भी अगली किताबें आएंगी, तो आप लोग पढ़ेंगे उसे। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।